हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द गोल्डन कैरियर में। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं ऐसे शख्सियत के साथ बैठा हूँ जो काफ़ी सक्सेस हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पीएससी की तैयारी कैसे करें और किन किन विषय पे हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कि आपने सभी को मेरा भी नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम इंद्रजीत बर्मन है। मैं अभी संयुक्त कलेक्टर के रूप में कवर्धा में पदस्थ हूँ और मेरा चयन 2008 पीएससी के माध्यम से हुआ है। 2013 में मेरी पहली पोस्टिंग हुई है। तो सर, आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं सर? मैं मुंगेली ज़िला के तहसील लोरमी के गांव ग्राम छिरुट्टी का रहने वाला हूँ। जी सर। तो सर, आपके मन में ये ख्याल कब आया सर कि मुझे भी सिविल सर्विस के फील्ड में जाना है? ऐसा ख्याल आपके मन में कब आया सर? इसका एक दिलचस्प वाक़या है। जब हम लोग कॉलेज में एडमिशन लिए और पढ़ाई कर रहे थे तो मैं एक्चुअल में नवोदय विद्यालय मल्हार और माना से पढ़ा हुआ हूँ और मेरे साथ में माना नवोदय से पढ़ने वाले अरुण मरकाम, जो वह भी अभी संयुक्त कलेक्टर के रूप में पदस्थ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं, वो हम लोग साथ में सीएमडी कॉलेज बिलासपुर में पढ़ाई करते थे। तो मैंने एक दिन उसको कहा कि यार हमारी कभी नौकरी वगैरह लगेगी कि नहीं लगेगी करके। तो उसने ही बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के कहा कि यदि हमारी नौकरी नहीं लगेगी तो किसका लगेगा। और ये जो उसका उत्तर था वो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम किया। और फिर धीरे धीरे एक अलग से सोच में नहीं था कि मुझे सरकारी नौकरी में ही जाना है करके और पढ़ाई करते रहे और वैकेंसी आते रही। उसी के हिसाब से एक सिलसिला चल पड़ा। उसी में तैयारी करते करते फिर कई और एग्ज़ाम आते थे, उनको भी देते थे और साथ में पीएससी की भी तैयारी करते रहे। फिर पीएससी में सिलेक्शन हो गया। तो सर, आपने कहीं कोचिंग वगैरह की है सर आप? हाँ, मैं कोचिंग बिलासपुर में किया हुआ हूँ। वैसे मैं एक आज के समय में वो कोचिंग नहीं है। यस कोचिंग जो गांधी चौक के पास है, उसमें मैंने लोक प्रशासन का तैयारी किया हुआ था। उसके बाद में फिर जब मैं आईएएस की तैयारी करने लगा तो उस दौरान जो नया बिलासपुर में खुला था, सौरभ चतुर्वेदी सर के द्वारा जो खोला गया था दिल्ली आईएएस एकेडमी, उसमें मैंने किया तैयारी और वहाँ लोक प्रशासन, सामान्य अध्ययन, सारी चीज़ों को तैयारी किया। तो सर, ये जो कोचिंग है सर, आपके लिए कितना बेनिफिट रहा सर? कोचिंग बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि कोचिंग से एक जिन चीज़ों को आप स्वयं से पढ़ के बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसको एक सरलीकृत ढंग से वो समझा दिया जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा समझने में और चीज़ों को एक लाइन अप करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो सर, आपने कितने अटेम्प्ट दिए थे सर? मैं 3 अटेम्प्ट दिया। 2003 के पीएससी में भी मैंने जब फर्स्ट टाइम आया था उस समय मैंने इंटरव्यू दिया। उसका 2005 पीएससी में भी मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन उसमें नहीं हो पाया। फिर 2008 पीएससी में मेरा हो पाया। तो सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगा सर कि 2 बार हो गया, कहीं आपके दिमाग में ऐसा नेगेटिविटी नहीं आया सर कभी? बिल्कुल नेगेटिविटी भी आता है और साथ में जो लक्ष्य के प्रति बिल्कुल दृढ़ होकर के पढ़ाई करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं मैंने चूक किया, जिसकी वजह से मुझे 3 अटेम्प्ट लगा। जैसे कि मैं एकदम कॉन्फिडेंट नहीं था कि मुझे सरकारी सेवा में जाना है करके। मेरे घर में एक्चुअल में किसानी का भी कार्य किया जाता है। तो जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद फिर मैं फसल लगाने में भी दिलचस्पी रखता था। तो मैं चूँकि उस समय नया नया था तो मैं ज़्यादा जोश से भरा हुआ था। तो मैंने कहा मॉडर्न तरीके से अपन खेती करते हैं, सब्जी वगैरह का करके। तो मैं तैयारी भी कर रहा था और सब्जी भी लगाया हुआ था। तो इस बीच में जिस मोमेंटम के साथ तैयारी करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं वो मेरा सब्जी लगाने का जो समय गया उसने काफ़ी बाधा पहुंचाया, जिसकी वजह से जो इंटरव्यू में पहुंचा वो हो सकता है यदि मैं अपना उधर का टाइम बचाया होता तो हो सकता है इसमें 2003 में मेरा सिलेक्शन हो जा रहा था। तो सर, आपने कभी गरीबी देखी सर आपने? मेरे गांव में अभी भी हमारे पास 3 एकड़ ही ज़मीन है और उस समय भी 3 एकड़ ज़मीन था। तो गरीबी तो नहीं कहा जाए क्योंकि मेरे माता पिता काफ़ी परिश्रमी हैं। उन लोगों ने खेतों पे जो है कभी सब्जी लगाया और साथ में कभी अपने अर्जन के लिए हम लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए करीब करीब 16-17 गाय भी गांव में रखे हुए थे, जिसके माध्यम से दूध
उत्पादन करके उसको बेचते थे और ये सारा चीज़ करते थे। तो मेहनती हैं तो उसको गरीबी ना कहा जाए, बल्कि मेहनत करके हमको पढ़ाया गया। तो सर आप कभी खेत गए हैं सर? हाँ, मैंने खेत में हर प्रकार का काम किया। मैंने बताया ना कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद एक जोश के साथ मैंने खेती करना प्रारंभ किया था कि अब मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा, मैं खेती ही करूँगा, इसी में आगे बढ़ाऊँगा अपने करियर ऐसे करके। तो सर जब हम प्रीलिम्स निकाल लेते थे तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी तैयारी होता है वो मेंस का होता है सर। तो मेंस की तैयारी किन विषय को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए सर? अभी के सिलेबस में तो खैर काफ़ी कुछ चेंज आ गया है पीएससी का, लेकिन जब मैं तैयारी करता था उस समय जो है समान अध्ययन होता था और साथ में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे। तो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के आधार पर तैयारी करना होता था। तो एक जो प्री में जो सब्जेक्ट होता था ऑप्शनल, वो मेरा लोक प्रशासन था, तो वही जो है मेरा मेंस में भी होता था। तो दोनों में एक साथ हो जाता था, प्लस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करने के लिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया हुआ था। तो अलग से कोई रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। थारो उसको अध्ययन करो, हर चीज़ों को पढ़ो, और सबसे ज़रूरी है कि जैसे बोला जाता है कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो। तो मेरा विचार थोड़ा इसमें अलग है। मेरा विचार है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, चीज़ों को याद कर लो, ताकि जब आपके दिमाग में याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका कलम चलेगा। जी सर। तो सर अब बात हो गई सर, जैसे कि आपका कॉल आया था कि आपका सिलेक्शन इंटर में हो गया करके, तो सर आपने इंटर में जाने से पहले क्या आप भी डरे हुए थे सर? बेसिकली मैं डरा हुआ नहीं था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम में ही इंटरव्यू जैसे पहुंच गया था, तो ज़्यादा मेरे को जानकारी उस टाइप से था नहीं। लेकिन जैसे मैं टुटेजा सर के यहाँ मैं इंटरव्यू का क्लास लेने के लिए गया था बिलासपुर में, तो वहाँ पर जब मैंने उनका वो सुना, एक्सपीरियंस सुना, तो चूँकि वो खुद भी डिप्टी कलेक्टर रह चुके थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि आपको आपके ज्ञान को परखा जा चुका है, आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए करके। और मेरा हॉबी रहा है BBC रेडियो सुनना, तो मैं सन 2000 से सुन रहा था, तो समसामयिक घटनाओं पर काफ़ी अच्छा मेरा पकड़ था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और जो क्वेश्चन पूछे गए मेरे इंटरव्यू में, उसमें भी काफ़ी समसामयिक चीज़ें पूछी गई और उसका मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर उत्तर दिया। मुझे नंबर भी काफ़ी इंटरव्यू में अच्छे मिले थे। ये अलग बात है कि मेरा जो मेंस का जो स्कोर था वो अच्छा नहीं था, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। सर फाइनली सर जब वो अंतिम सूची जिसमें आपका नाम दर्ज था और आपको पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर उस दिन का आपका खुशी कैसा था सर? एक्चुअल में कोई चीज़ जब नहीं मिला रहता है तब ये सोच सोच करके खुशी महसूस होती है कि वो बनने के बाद मैं ये करूँगा, ये मैं ऐसा फील करूँगा करके। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है तो एक वैक्यूम टाइप से क्रिएट हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है, अब पता नहीं क्या हो गया करके, उसके बाद खुशी पता नहीं चलता है। सर जैसे कि हम तैयारी करते हैं सर, तो हमारे माता पिता तो फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम समाज में उन सिचुएशंस को सफ़र करते हैं, जैसे कि तेरे से नहीं हो पाएगा, अब तू 2 पैसा कमा, तो अपना ज़िंदगी बर्बाद मत कर, ये तेरे से होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे चीज़ बड़े बड़े जीनियस लोग करते हैं। ऐसे हमारे समाज के लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं सर। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए हमको क्या करना चाहिए सर? मैं तो आप सभी दर्शकों को जो यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि समाज क्या कहता है उस पर आप ना जाएं, आप अपना पोटेंशियल को देखें। और इसके पहले भी मैं कई जगह जहाँ पर भी कभी करियर गाइडेंस के लिए बुलाया गया मैं गया हूँ। आपको ये देखना है कि आपका पोटेंशियल क्या है, जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नॉलेज है कि नहीं। एक स्टार्ट करने से पहले फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग या रेलवे या SSC की तैयारी करते हैं तो उसमें मैथ्स और इंग्लिश कंपलसरी है, बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। लेकिन यदि आपका बैकग्राउंड आर्ट है तो मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन एक जो जोश भरने के लिए कुछ स्लोगान रहते हैं कि तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, ये सब कहने की बात होती है। लेकिन यदि आपका बैकग्राउंड आर्ट है, लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन के बाद अपना मैथ्स सुधारने चलेंगे तो ये बहुत इम्पॉसिबल काम है। तो आपको पहले अपना पोटेंशियल चेक करना है कि आपका एक्सपर्टीज़ किधर है और उसी हिसाब से आपको अपना फील्ड चुनना है। अब जैसे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या इंग्लिश आपका अच्छा है तो आप इन फील्ड में आप आसानी से जा सकते हैं। तो समाज क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है और जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके साथ वो आपका जो क्वालिटी वो मैच करता है कि नहीं करता है। तो सर जरा से इसके ट्रेनिंग के बारे में बताना सर, कैसे होता है ट्रेनिंग इसका? जो ट्रेनिंग होता है एग्ज़ाम के बाद, जो सिलेक्शन होने के बाद जो होता है वो पहले तो 6 महीने का होता था ट्रेनिंग जो है, बट आजकल जो है हम लोगों के टाइम से ही 2.5 महीना का कर दिया गया उसको ट्रेनिंग को। तो ट्रेनिंग में बहुत जो मूल जो कानूनी विषय का जिसका हमको आने वाले समय में अभ्यास करना है उसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल जानकारी, कुछ सैद्धांतिक जानकारी दी जाती है, उसका एग्ज़ाम होता है, उसके आधार पर सिलेक्शन हो जाता है। तो सर आज आप भी अपने गांव से जुड़े हुए हैं सर? आप
हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। तो आज जब अपने गांव जाते हैं तो फिर लोगों का नज़रिया कैसा होता है सर आपके प्रति? एक्चुअल में मैं पहले भी गांव में ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था, क्योंकि मैं बचपन से अपने गांव से जब मैं सरकारी स्कूल हमारे गांव में रहा है और वहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, तो मेरे पिताजी उस समय पढ़ाई के महत्व को समझते हुए मुझे वहाँ से तीसरी क्लास पे जब मैं था तो गांव से बाहर भेज दिए, और मैं कोटा के पास एक गांव है सिमरिया, जहाँ मेरे फूफा फॉरेस्ट विभाग में सर्विस करते थे, वहाँ पढ़ाई किया। फिर मैं चौथी क्लास में मुंगेली में पढ़ाई किया। फिर पाँचवीं क्लास में एक जो लोरमी तहसील में एक बिजरा कापा करके गांव है, वहाँ पढ़ाई किया। उसके बाद वहाँ काफ़ी वहाँ के जो टीचर थे, हेड मास्टर थे हरी कुर्रे, उनके द्वारा मुझे काफ़ी गाइड किया गया। नवोदय विद्यालय के बारे में उन्होंने ही मुझे बताया, और उन्होंने ही फॉर्म ला करके मेरा, चूँकि मैं पढ़ाई में अच्छा था तो उन्होंने कहा कि तुम एक बार ट्राई करो करके। तो नवोदय विद्यालय का जो चयन परीक्षा होता है उसमें मेरा फॉर्म भर के उन्होंने पढ़ाया लिखाया। उसके आधार पर फिर मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया। तो नवोदय में भी बोर्डिंग स्कूल होता है, केवल गर्मी के दिनों में आने को होता है, इसलिए जो है गांव से एक प्रकार से उस टाइप से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं कि गांव में जाऊं और सबसे उठक बैठक करूं करके। तो शुरू से ही दोस्ती यारी कम रही गांव में एक्चुअल पे। तो सर जाहिर सी बात है सर कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ चीज़ क्षेत्र में रुचि रखता है। तो सर आपका हॉबीज़ क्या है सर? मेरा वैसे हॉबी समसामयिक विषयों पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होता है। जैसे मैं जब पहले BBC रेडियो सुनता था, तो बाद में फिर मैं जब इंटरनेट का ज़माना आ गया तो मैं BBC हिंदी सेवा काफ़ी पढ़ता हूँ। उसके साथ साथ और भी जैसे नवभारत टाइम्स है, इसके अलावा यूट्यूब में बहुत सारे जो विश्लेषक लोग आते हैं, उनका सुनने में काफ़ी मेरा रुचि है। इसके अलावा आजकल शेयर मार्केट में भी काफ़ी मेरी रुचि है, तो उसके बारे में भी मैं काफ़ी इंटरेस्ट से जानकारी लेता हूँ और कुछ इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। तो सर हर इंसान का कोई ना कोई एक रोल मॉडल रहता है सर, तो आपके लिए कौन रहा सर रोल मॉडल? समय के साथ बदलता रहता है एक्चुअली रोल मॉडल जो है। कभी जब बचपन में थे तो चार्मिंग था भाई कि ड्राइवर बनना है करके, उसके बाद फिर टीचर बनना है करके। तो जो समय के साथ वो बदलता रहता है। फिर बाद में जब फाइनली जब ग्रेजुएट हुए तो समझ में आया कि नहीं, किसान बनना है करके। तो ऐसा स्पेसिफिक मेरा कोई रोल मॉडल कभी नहीं रहा है। तो देखा दोस्तों आप लोग सर के जीवन की कहानी कितना प्रेरणादायक है। निश्चित रूप से यदि हम गलती से भी सर के जीवन की एक स्ट्रेटजी को यदि लाइफ में अपना लेते हैं तो लाइफ में हर चीज़ हो सकता है। दोस्तों यदि कोयले की खान से हीरा निकल सकता है तो जाहिर सी बात है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। माफ़ कीजिएगा मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन किसी महान शायर ने क्या खूब लिखा है कि नदियों की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, बस एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है दोस्तों, क्योंकि इस दिए में तिल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तिल से भीगी हुई बाती तो है। दोस्तों आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने पिताजी को सर में देख रहा हूँ, क्योंकि आज ऐसा चीज़ बताया जो बिल्कुल हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो हम तो सर का बहुत रेडी हैं, जो सर ने अमूल्य टाइम दिया। दोस्तों सर गांव के रहने वाले हैं, तो मैं सर से एक क्वेश्चन जरूर करना चाहूँगा। सर क्या आपने अपने गांव में गुल्ली डंडा कंचा सब खेले हैं सर? एक्चुअली मैं छोटा था तो मैं गुल्ली डंडा भी खेलता था और कंचा भी खेलता था, लेकिन मेरे पिताजी जो है हालांकि पढ़े लिखे कम हैं, 9वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं, लेकिन वो जब मैं बहुत छोटा था तभी वो जो है मुझे हमेशा रिस्ट्रिक्ट करते थे इन सब चीज़ों को करने के लिए। जैसे यदि मैं कंचा खेल रहा हूँ तो खोजते हुए चले जाते थे गांव में। जैसे होता है कि गली में या गांव के दहियान में जो जिसको आजकल गोठान कहते हैं, तो वहाँ पर जब खेलते रहते तो वहाँ पर जा करके पिटाई करके ले आते थे कि गलत संगत में नहीं पढ़ना है करके। तो मैं खेला तो हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा पारंगत उसमें नहीं रहा जो है। सर हमारे पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो क्या सर ये पढ़ाई क्षेत्र भी केवल लाइफ का मतलब सक्सेस मिल सकता है सर केवल पढ़ाई से? खेलना कूदना में कोई ऐसा काम नहीं? इस संबंध में मेरा नज़रिया अलग है कि ये जो स्टेटमेंट जो आपने जो बताया है ये व्यवहारिक नहीं है। एक्चुअल में पढ़ाई लिखाई आपके व्यक्तित्व का विकास करता है, आपके करियर का डिसाइड नहीं करता है। आपका व्यक्तित्व विकास करने के लिए आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी एक धारणा बनी हुई है समाज की कि हमको सरकारी नौकरी में ही जाना है और सारी चीज़ें करना है करके, उस धारणा को तोड़ने की ज़रूरत है। आपके आसपास बहुत से ऐसे अवसर हैं जिसको आपके पहचानने की ज़रूरत है। जैसे सारे के सारे बच्चे, ये नहीं हो सकता सबका अच्छा मैथ्स हो, सबका इंग्लिश अच्छा हो, जो कि सरकारी नौकरी में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो वैसे कंडीशन में, या जिसकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी उसको जाना चाहता है, उसको रोकें और उसको अपने स्वरोजगार या छोटे मोटे व्यवसाय करने के लिए आप अपना स्किल को डेवलपमेंट करें। कोई बहुत अच्छा कार्विंग करने वाला कारपेंटर हो सकता है, कोई इंटीरियर डेकोरेटर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, कोई अच्छा मोटर मैकेनिक हो सकता है। तो जो भी काम करें उसको इतना परफेक्शन के साथ करें कि उसमें आपका नाम हो जाए, उस शहर में आपका नाम हो जाए। यदि आप गुपचुप सेंटर भी चलाते हैं तो इतना बढ़िया आप चलाएं कि पूरे शहर के लोग आपके पास खाने के लिए आएँ। तो ज़रूरत इस बात की है कि आपको अपने पोटेंशियल को पहचानना है, अपने ज्ञान को पहचानना है। अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना है कि फ़लाना आदमी IAS बन गया तो मुझे भी उसी दौड़ में शामिल होना है करके। यदि वो IAS बना है तो उसके पीछे कारण है, उसका बैकग्राउंड है, उसका रुचि पढ़ाई में कितना स्तर का था, वो सब डिपेंड करता है। तो केवल एक प्रेरणा लेना है करके, एक रोल मॉडल बनाना है करके उसके पीछे ना जाएं, बल्कि आप अपने आसपास के अवसर को तलाशें। तो निश्चित तौर पे जो है जीवन जीना ज़्यादा आसान रहेगा और ज़्यादा सुखमय रहेगा। तो देखा दोस्तों आपसे गुजारिश है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से ही इंसान आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं शिव सिंह राजपूत आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।